ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, वसतुल्लाह ख़ान और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। इम्कान ये था और तवक्को ये थी कि अब तक ये जो कौमी असम्बली है ये तहलील होनी थी और निगरान सेटअप आ जाना था, क्योंकि हुकूमत ख़ुद ये कहती आ रही थी कि बुध को ये सारा काम हो जाएगा। इस प्रोसेस में बज़ाहिर डिले है और उसकी बड़ी वजह बताई ये जा रही है कि निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफ़ाक़ नहीं हो रहा। इस वक्त जो बाज़गश्त है उसमें सुनने में ये आ रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इसहाक़ डार के नाम पर मुसर हैं। जलील अब्बास जिलानी साहब जो कि साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, उनकी भी आज मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर से, उनका नाम भी चल रहा है। इसी तरह से साबिक़ हमारे जज तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, उनका नाम भी चल रहा है। तो अभी तक इत्तफ़ाक़ नहीं हुआ और कल के लिए अब कहा जा रहा है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है जी, इसकी कुंजी उनके हाथ में है। और ये मैं एक महीने से कह जी आप कह रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही कह रहे हैं। और उसके बारे में जो है आज हमारे जो चैनल हैं जियो, उनके रिपोर्टर ने कुछ पूछा उनसे, राजा साहब से, तो उन्होंने उसके बारे में क्लियर बात की। ज़रा सुनवाइए उनकी आवाज़। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात नहीं हो पाई, क्या कोई डेडलॉक है इस हवाले से? कुछ किसी किस्म का डेडलॉक नहीं है। अभी असम्बली तहलील आज हो जाएगी, उसके बाद 3 दिन का टाइम है, उसमें इंशाल्लाह मिल के वज़ीर-ए-आज़म निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुशावरत करेंगे। तो आपने गुज़श्ता रोज़ बताया था 3 नाम मैंने फ़ाइनल कर लिए हैं, तो अगर शहबाज शरीफ और आपके दरमियान नामों पर इत्तफ़ाक़ नहीं होता तो क्या इलेक्शन कमीशन तक ये मामला आप लेके जाएंगे? इस तरह जाएगा ये मामला, लगता नज़र आ रहा है? नहीं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, मैं और वज़ीर-ए-आज़म साहब किसी एक नाम पर मुत्तफ़िक़ हों और मसला हम आपस में बैठ के हल कर लें, ये मेरी पूरी कोशिश होगी। ये होता है कि उन्होंने कहा जी असम्बली तलील होने के बाद 3 दिन के अंदर जो है वो सिलसिला हो जाएगा। अच्छा, ये होता है अपोजिशन लीडर की मुखालफत बराए मुखालफत नहीं है, जहाँ तामीरी बात है वहाँ ये हैं। अच्छा, राजा साहब जो हैं ये तो बहुत कीन है, 1 अगस्त से इंतज़ार कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कब मुलाकात करते हैं। और अब जो है आज भी कह रहे थे कि आज रात मुतवक्को है, अब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि कल हो सकती है, यानी असम्बली तलील होने के बाद। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि पिछले एक आध दिन में बार बार ये रिपोर्टें आ रही हैं कि ये मुलाकात इसलिए नहीं हो रही कि राजा रियाज साहब बहुत मसरूफ़ हैं, उनके पास टाइम नहीं है। हाँ, लेकिन अब जो है प्राइम मिनिस्टर जो हैं कह रहे हैं, जो चंद घंटों के शायद प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि कल मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, मैं ज़ाहिर है शुरू से कह रहा हूँ कि ना हमें और ना प्राइम मिनिस्टर को लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि हिस्ट्री में एक आदमी का रोल ज़रार साहब आपसे ज़्यादा कौन बेहतर जानता है। अच्छा, दूसरी बात है, आपने कुछ नाम लिए कि जी ये इसके बारे में बात, इसके राजा रियाज के पास नाम मौजूद है। वो कैसे? उन्होंने कल ही गुफ्तगू के दौरान कहा कि जी निगरान वज़ीर-ए-आज़म एक इक़्तिसादी माहिर आ रहा है, ठीक है, मगर वो हफीज़ शेख नहीं है। ठीक है, ये उन्होंने कहा। हाँ, अच्छा, तो काफी नैरो डाउन कर दिया। और 6 माह से पहले इलेक्शन नहीं होते, ये तो खैर वो जो हैं हुकूमती वज़रा भी कहते रहे हैं। और बाकी है कि अगर डेडलॉक होता है, जो कि होना तो नहीं चाहिए, तो उसके बाद 8 रुकनी कमेटी बनेगी, जैसा कि आपको पता है। स्पीकर साहब जो हैं वो बनाते हैं, अपोजिशन और जो फॉर्मर ट्रेजरी है उसके इक्वल अरकान होते हैं। अगर उनमें भी इत्तफाक ना हो तो फिर शॉर्ट लिस्ट हो के मज़ीद 2 नाम इलेक्शन कमीशन को भेजे जाते हैं, आखिर में वो सिक्का उछाल के। लेकिन वहाँ तक लगता है जाएगा नहीं मामला। हाँ, लग नहीं रहा, इसलिए कि बहुत ही तामीरी किस्म का, हाँ, बहुत ही मुस्बत किरदार है। अच्छा, अब ये तो है जो टेक्निकल बातें हैं, टेक्निकल बातों के पीछे क्या है? क्योंकि देखें, हमने देखा है कि माजी में इतनी देर तो नहीं लगती ना निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम सामने आने पर, और इस दफ़ा लीक्स भी इतनी नहीं हुई हैं, वो 1-2 नाम आगे फ्लोट होते हैं। तो किस किस्म की बार्गेनिंग चल रही है? अच्छा, पहला सवाल ये है कि क्या ये बार्गेनिंग है या ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि नहीं जी हमने बड़ा एक बहुत ही फाइंड आउट करके अच्छा सा रिश्ता तलाश किया। हाँ, और मतलब वो फैमिली के प्रेशर को भी हम रोक रहे हैं, क्योंकि खानदान के जो बड़े हैं वो चाहते हैं कि नहीं यार इससे शादी हो, हम चाहते हैं कि नहीं यार कोई बेहतर इससे लड़का हो। अगर बार्गेनिंग है तो किस चीज़ के ऊपर? क्योंकि देखें, जो गैर हतमी, गैर सरकारी या नीम सरकारी ज़राए से जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि देखिए बड़ा घर कहते हैं कि जी
आपको चेहरे पिछले 16 महीने तो मिले हैं ना, तो जो निगरान सेटअप होगा वो हमारा होगा, हम डिसाइड करेंगे। तो और इनका कहना है कि नहीं जी देखें अब थोड़ा सा तो हम पर भरोसा करें, इतनी अच्छी हमारी परफॉर्मेंस रही है, स्पेशली जो पार्लियामान के आखिरी चंद दिनों में जब थदियाँ बिल्स आपने सिर्फ स्टैंप किए हैं, डिबेट नहीं किया, कुछ कोरम पूरा हो रहा है, नहीं हो बुलडोज रहा, किया है, रबर स्टैम्प किया है, अब इसमें जो भी आप अल्फाज इस्तेमाल करना चाहें। तो देखें सर हमने इतना तो कुछ तो किया है, तो थोड़ा सा तो भाई पे भरोसा करें ना कि बंदा बेशक हमारा होगा, फेस सेविंग के लिए बंदा बेशक हमारा होगा, काम वो आपकी मर्जी के मुताबिक ही करेगा। लेकिन अगेन वही जो गैर हतमी गैर सरकारी ज़राए हैं उनका कहना है कि ये बात भी शायद कबूल नहीं है, और ये है वजह कि इतनी देर लगी है इस डिसीजन में और जो अभी तक हुई भी नहीं है। सो ये भी है रिपोर्ट्स के गवर्नमेंट के अंदर जो अकाबरीन हैं उनके अंदर भी इत्तेफाक नहीं है। जो मैंने बात की, काफ़ी लोग ये इस्लामाबाद में ये भी कह रहे हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो मुसर हैं एक नाम पे, और पार्टी के लोगों ने, इवन प्राइम मिनिस्टर ने कल जो डॉन में भी इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा हम नहीं चाहते कि हमारी पार्टी का कोई सेंट्रल लीडर जो है वो आके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने। It should ideally be somebody who's not like politically active, और frontline दूसरी leader. बात यह है कि जो आइन के हिसाब से जो डेफिनेशन बन रही आइन के हिसाब से और इलेक्शन एक्ट के हिसाब से वो ये है कि जो भी साहब बनेंगे, साहब या साहिबा प्राइम इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे निगरान, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, उनके करीबी रिश्तेदार भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर फर्ज करें कि मैं ये आर्गूमेंट बाय कर लूँ कि जी इसहाक डार पे बजिद हैं बने, तो इसहाक डार के जो आसपास के जो रिश्तेदार हैं क्या वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल होंगे? सो आसपास में तो आई गेस कि बिल्कुल इमीडिएट आएगा ना। हाँ, ये अब सोचना होगा कि आसपास से आपकी हाँ, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली को तो पूरे को तो आप नाअहल नहीं कर सकते। तो ये बज़ाहिर ये है कि इसी पे फंसा हुआ है। कल तक अब ये और बात क्या चली गई है। जरदारी साहब मान जाएंगे इसहाक डार पे? सो जरदारी साहब अभी जो बात चल रही है वो ये कि जो जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम आया है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से आया है, क्योंकि वो जब फॉरेन सेक्रेटरी भी थे मेरा ख्याल है कि गिलानी साहब के दौर में थे, और उसके बाद भी शायद वो निस्बतन समझा जाता है कि उनका झुकाव थोड़ा सा उस तरफ है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो असर्ट कर रहे हैं इसमें वो ज़ाहिर है कि मियाँ नवाज शरीफ करेंगे और हमारी जो फ़ौजी क़यादत है उनके बीच में ये मामला तय होगा। मियाँ नवाज शरीफ का ये है कि हमने जो इनका नारा है कि हमने रियासत की खातिर सियासत को कुर्बान किया है, अब हमने किसी डगर पे डाला है, डिफ़ॉल्ट से बचाया है, अगले 6 महीने की जो कंटिन्यूटी है इकोनॉमिक वो हम ही करें। वो उनकी एक एस्पिरेशन हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब उससे अग्री कर रहे हैं। इसके साथ ये भी तो एक एस्पिरेशन हो सकती है ना कि हमें इतने टाइम दिया जाए, क्योंकि हमने आखिरकार इतना आपका घन साफ कराया है और उसके साथ बोझ उठाया है कि मतलब हमारे कंधे थक गए हैं, कमर टूट गई है, वोटर हमारे कट गए हैं जो भी बचे थे। तो हमें इतना तो टाइम देना कि यार थोड़ा सा बंदा मतलब आराम करे, थोड़ा सा सांस अपना दोबारा अपनी बॉडी बिल्डिंग करे और अपने वोट बैंक को बिल्ड करे। तो ये एक और पॉसिबिलिटी तो बनती है, क्योंकि अगेन देखें ये जो डिले है ना यार काफ़ी अनरीजनेबल किस्म की डिले है। अब तक पूरे इम्कान था कि ये फैसला हो गया होगा और हमें पता लग गया होगा। द फैक्ट दैट वी डू नॉट नो मीन्स कि कोई ना कोई मसला। अच्छा सॉरी, इसके साथ साथ ना जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब कहते हैं ना कि डेडलॉक नहीं है, जब वो बंदा कहता है डेडलॉक नहीं है तो पता नहीं क्यों लगता है कि शायद है, होता है तभी तो कह रहे हैं। अच्छा होता है, डेडलॉक नहीं हो सकता था, डिले भी नहीं हो सकता था अगर हम सीधा कि जी ये आइन की शिकें इन हिसाब से फैसला कर लो। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान की तारीख में पहले आइन या तो मनसूख होता था या सस्पेंड होता था। इस दफ़ा ये मरहला आया है कि आइन गैर एलानिया तौर पे सस्पेंडेड है। वो इसलिए कि हर बंदा जिसके हाथ में डंडा है वो अपने हिसाब से आर्टिकल फलाने की जो है वो तशरीह करता फिर रहा है, और ना सिर्फ तशरीह करता फिर रहा है बल्कि उसको नाफिज करने पे भी बजिद है। तो ऐसी सूरत हाल में जब आइन की एक से ज़ायद तशरीह जो हैं तो डिजोर, लेकिन ये है कि उनको इम्प्लीमेंट बाकायदा करवाया जा रहा है, तो उसमें इस तरह के डेडलॉक पैदा हो रहे हैं। तो फिर वो होता है कि आइन तो साइड पे हो गया, वो तो प्रैक्टिकली सस्पेंडेड। देखिए अब आप, मैं और आप ज़रा ये तय कर लें
आइन की बात ना करें। हाँ, 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 इसलिए डेडलॉक है। देखिए अभी भी ये प्रोसेस को तो फॉलो करेंगे, लेकिन चूंकि ये एक सियासी फैसला है और सियासत में काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, तो कब नहीं होता? ये जो डिले हो रहा है, अगर ये एक हद से ज़्यादा होता है तो फिर ये खतरे की घंटी भी हो सकता है, क्योंकि अगर पोजीशंस जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हो गई, कोई बीच की राह नहीं निकाली गई, तो फिर आगे के जो मामलात हैं, जो इक्वेशन है, फिर वो भी गड़बड़ होगी। सो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि कल तक ये बैठ के कोई म्यूचुअल डिसीजन कर लें। क्या हम इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इस वक्त डेडलॉक जो है 3 फरीकों की वजह से है, मियां नवाज शरीफ, इस्टेब्लिशमेंट और राजा रियाज? जी, इतना कम से कम इस पे तो हम कर सकते हैं। ट्रायका अब तो देखें, मैं अब ट्रायका में बिलीव करते हैं। मैं आपका मुरीद हो गया हूँ। ये राजा रियाज की आप कब से बोल रहे हैं? आप महीने से नहीं, किसी की तवज्जो नहीं थी वहाँ पे। सालों से बोल रहे हैं और आपने सही बंदे को पिक किया। मैं इसका ऑर्डर रिवर्स कर दूंगा, राजा रियाज, नवाज शरीफ भेजिए। नवाज शरीफ तो डिफेक्टो लीडर है, कॉन्स्टिट्यूशनल लीडर राजा रियाज, लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा रियाज। तो मेरा ख्याल है कि ये सूरत हाल अब कल तक वाज़ेह होगी। और एक और चीज, सॉरी यार, क्या हालात हो गए हैं कि सेनेट जैसा इदारा, उस तक कोई यकीन नहीं है कि इलेक्शन टाइम पे तो खैर नहीं हो रहे, टाइम के बाद भी हो सकते हैं या नहीं। तो आज सेनेट में एक करारदाद मंजूर की गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन की जो मुद्दत आर्टिकल 224 के तहत है, डिफाइन की गई है, उसके अंदर यानी 90 दिन के अंदर इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाए। यानी एक अलग से इस मुल्क में एक जो हाईएस्ट इलेक्टेड बॉडी है उसे करारदाद पेश करनी पड़ रही है। बेयकीनी का ये आलम है, इससे पहले ऐसी कोई मिसाल नहीं मिली। मतलब गवर्नमेंट के सारे लोग कह चुके हैं कि हमें पता नहीं है, हमारी ख्वाहिश है, लेकिन अब ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। और इलेक्शन कमीशन को उन्होंने खुद ये इख्तियार यही लेजिस्लेशन करा के उन्होंने दे दिया, उनको पता था। तो अब इलेक्शन कमीशन जब डेट देगा तब देगा। जितने इख्तियार दिए गए हैं, सिर्फ इलेक्शन कमीशन को नहीं, वो तो आपको आने वाले दिनों में ही पता लगेंगे ना, क्योंकि अभी जो जितने आपने 100 बिल्स को आपने स्टैम्प किया, वैसे मैं हर बिल की बात नहीं कर रहा, कुछ अच्छे बिल्स भी हैं इंश्योरेंस के अंदर, उसके जो असरात हैं सिर्फ सियासत पर नहीं बल्कि माशरे पर। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एक और बिल भी हुआ है जिसमें ब्लास्फेमी केसेस की जो सज़ा है वो अब 10 साल तक है और ब्लास्फेमी का दायरा भी बढ़ा दिया है। इसके असरात भी हम देखेंगे, भुगतेंगे। बहुत ही जमहूरियत अगर यहाँ सुकड़ गई ना, तो इजिप्ट और ईरान से ज़्यादा तो नहीं सुकड़ सकती। और लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो हम राजा साहब को कह रहे हैं ना, हो सकता है कि अगला जो भी प्राइम मिनिस्टर हो उसके इख्तियारात भी राजा रियाज के बराबर हो, जिस तरह का माहौल बन रहा है, जिस तरह का बनाया। मेरा ख्याल है कि ये आप क्लिप जो आपकी अभी ये बात है ये सेव कर लें, क्योंकि ये आने वाले दिनों और महीनों और सालों में बहुत काम आएगा। और बहुत अच्छा जुमला भी पढ़ रहा था, इट्स नॉट रिजाइनिंग, इट्स एब्डिकेशन। एब्डिकेशन, बहुत खूब, वक्फा ले लो। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम ज़रा जायज़ा लेंगे कि इस वक्त चूँकि हम एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, एक कौमी असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो रही है, एक गवर्नमेंट की मुद्दत ख़त्म हो रही है, थोड़ा सा हम जायज़ा लेंगे कि कारकर्दगी कैसी रही, रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा। और अक्सर जब हम आपस में डिस्कशंस कर रहे होते हैं तो हम में से जिन लोगों का तजुर्बा ज़्यादा है और ज़ाहिर है कि वक्त के साथ साथ आप देखते हैं कि तमाम पार्टियाँ, तमाम लीडर्स अपने आप को एक्सपोज करते जाते हैं, तो आखिर में हमें वो सब एक जैसे ही लगने लगते हैं। मैं इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ़ करता हूँ, क्योंकि मेरा अपना ये बिलीफ है कि सारी पार्टियाँ एक नहीं हैं, सारे लीडर्स एक जैसे नहीं हैं। इस पार्लियामेंट को जिसको हम क्रिटिसाइज़ करते हैं उसमें भी सारे लोग एक जैसे नहीं हैं। और कभी कभी जब हम दूर से देख रहे होते हैं तो हमें वो फ़र्क नज़र नहीं आता, क्योंकि हम उनकी मजमूई कारकर्दगी से मायूस होते हैं। तो ये जो पिछली ये जो हुकूमत है, ये अभी जो ख़त्म हो रही है, जिसका टेन्योर 16 महीने, इसके मैं 2-3 पॉइंट्स जो है जो मेरी नज़र में जो वाज़े चीज़ें उभर के सामने आई वो रखता हूँ, फिर हम इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेंगे। जो हम अक्सर ये देखते हैं कि जी स्टाइल ओवर सब्सटेंस, ठीक है ना। जो पहली जो मैं 2 बातें कर रहा हूँ, ये दिस इज़ मोर अबाउट स्टाइल, नॉट अबाउट सब्सटेंस, ठीक है ना। एक चीज़ जो वाज़े फ़र्क मैंने नोटिस किया इस गवर्नमेंट का पिछली गवर्नमेंट के मुकाबले में,
कि दो प्राइम मिनिस्टर्स का अगर आप मवाजना करें तो जो पर्सनालिटीज़ हैं वो बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोज्ड। एक वो साहब जो जिनकी सारी गुफ्तगू अपनी ज़ात से शुरू होकर वहाँ पे ख़त्म होती थी, और एक ये साहब जो इनकसारी और वज़ादारी और रवायात और इसका शुक्रिया और उसका शुक्रिया, मतलब वो बिल्कुल हमें दो बिल्कुल एक्सट्रीम्स नज़र आई पर्सनालिटी में। पर्सनालिटी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम हालांकि कहते हैं कि जी कि नहीं इदारे ज़रूरी हैं, मुल्क ज़रूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इदारे भी शख्सियत के गिर्द ही घूमते रहते हैं, और शख्सियत का जो एक्शंस होते हैं वो उनके कोर बिलीफ्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जो हमारे जो दो प्राइम मिनिस्टर्स गुजरे अभी इस 5 साल दौर में, एक तो ये बहुत बड़ा पर्सनैलिटी का मैसिव डिफरेंस जो है ये हमने देखा कि हाउ दे कैरीड देमसेल्व्स। ये पिछले 16 माह में हमने देखा कि ये जब सैलाब भी आ गए, ये बलूचिस्तान जा रहे हैं, सिंध जा रहे हैं, इधर मीटिंग कर रहे हैं, उधर इनाग्रेशन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जबकि उससे पिछले वाले जो हैं वो ज़्यादातर टाइम बनी गाला से और अपनी PM हाउस, और ज़्यादातर टाइम जो है वो मीटिंग्स में, और वो भी हमने देखा कि जो सोशल मीडिया की उनकी टीम्स होती थी सुबह से शाम तक ज़्यादातर उनके साथ होती थी। दूसरा मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसमें भी मुझे लगा कि चेंज आई। जो हाइब्रिड 1 के टाइम पे जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स था उसमें हमने काफ़ी सारी बदतमीज़ी देखी, गालम गलोच देखा, इल्ज़ाम तराशी देखी, ट्रेंड्स चलते हुए देखे। मुझे लगा कि उसके बाद उसमें काफ़ी फ़र्क आया, और जो गुफ्तगू का मेयार है वो निस्बतन थोड़ा सा बेहतर हुआ, वो इतनी ऊट पटांग नहीं थी। हालांकि इस गवर्नमेंट के भी कुछ वज़रा ने कम नहीं किया, ख़ास करके इनके जो वज़ीर दाखिला हैं या कुछ इनके तर्जुमान हैं, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से कंपैरिजन जो है वो नहीं था। एक और चीज़ जो मैंने नोट की वो ये कि चूँकि पिछली गवर्नमेंट जो है वो 2-3 जनरल्स और जजेस के कंधों पे आई थी, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं था कि हमें सबको साथ लेके चलना है, चाहे वो कोलिशन पार्टनर्स हों या इवन असेंबली हो। इधर हमें एक बहुत ही डिटर्मिन्ड एफर्ट नज़र आया, क्योंकि ये आसान नहीं होता कि 13 पार्टियों को आप साथ लेके चलें। एक बिल्कुल आपकी एक डगमगाती हुई पोजीशन होती है, लेकिन कम अज़ कम उसको उन्होंने निभा दिया। अब ये थे पॉलिटिकल कल्चर के हवाले से जो कुछ चीज़ें मैंने नोट की। जहाँ पे हम सब्सटेंस पे आते हैं तो सबसे बड़ा फेलियर ज़ाहिर है कि इस गवर्नमेंट का वो रहा महंगाई के हवाले से और जो इकॉनमी के हवाले से। जिस तरह इन्होंने पहले मिफ्ता इस्माइल को हटाया, डार साहब पे इंसिस्ट किया, डार साहब ने 9 महीने ज़ाया किए, महंगाई उरूज पे चली गई। यही IMF डील जो अब जाकर हुई ये 9 महीने पहले हो सकती थी। इसका कोई अभी तक जस्टिफिकेशन, कोई जवाज़, कोई एक्सप्लेनेशन इस गवर्नमेंट ने नहीं दिया। इसी तरह से जाते जाते हमने देखा कि इन्होंने पार्लियामेंट से जो कानून साजी कराई, जमहूरी अमल को इन्होंने बहुत शदीद नुकसान पहुँचाया। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर इनसे कोई तवक्कुआ थी कि इन्होंने जेलें वेलें तो इन्होंने बहुत सारे लोगों को मायूस किया। सब्सटैंटिव इशूज़ में ओवरऑल नज़र ये आता है कि इन्होंने जो कॉम्प्रोमाइज़ किए उसकी बाज़गश्त फिर हमें पार्लियामेंट में भी सुनाई दी। आज शायद खाकान अब्बासी साहब ने काफ़ी खुलकर इस पर बात की है। एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आपको सुनाते हैं कि वो क्या कह रहे थे। तो 16 माह की ये हुकूमत जाने से पहले आज जो तकारीर हुई उसमें प्राइम मिनिस्टर हो, उनके वज़रा हो, वो तकरीरें करके बता रहे हैं कि अपनी उनकी कारकर्दगी क्या थी। लेकिन पार्लियामेंट में आज एक बहुत ही हार्ड हिटिंग आवाज़ उठी जिसने गवर्नमेंट को और पार्लियामान को आईना दिखाने की कोशिश की, वो थी शाहिद खाकान अब्बासी साहब की। ये अब हम सब की जिम्मेदारी है जो अगली दफ़ा आएंगे कि इस असेंबली की तौकीर को बहाल करें, इसकी साख को बहाल करें, और वो हमारे अमल से होगा, बातों से नहीं होगा। असेंबली की छत और बड़े झंडे लहराने से नहीं होगा। ये हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। आप ये देख लें कि हमने कुछ सीखा या नहीं सीखा। इस असेंबली के आखिरी हफ्ते में मुझे नहीं पता 40 यूनिवर्सिटियों के बिल या कोई 53 कहते हैं, कोई 40 कहते हैं, बिल यहां पर पास हुए। ये शर्मिंदगी के बायस है। हमें सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचते होंगे, हम क्या जवाब देंगे। आज इल्जाम लगते हैं इस असेंबली के मेंबरान पर। ये स्पीकर साहब, आपने इस असेंबली की साख का तहफ़्फ़ुज़ करना है अपने अमल से। आपको रोकना चाहिए था इन बातों को। ये वो चीजें हैं जिससे पाकिस्तान के अवाम हमें तोलते हैं, हमें नापते हैं कि किस किस्म के लोग हैं। माजी में
जितनी भी देर के लिए आए थे ये वन ऑफ आवर मोस्ट कॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर्स। वो एक अलग बात है कि पार्टी के सामने आपकी कॉम्पिटेंस शायद इतनी नहीं है क्योंकि आप ब्लड रिलेशन नहीं है, आपके साथ नाम के साथ नून या सीन नहीं लगा हुआ, तो फिर आपको जाहिर है कि आप एक सेकंड रेट पार्टी मेंबर के तौर पर ही इस्तेमाल किए जाएंगे। जब ये बात करते हैं तो बंदे को सुननी चाहिए, ठीक है। अभी बात हो रही थी स्टाइल ओवर सब्सटेंस, स्टाइल ओवर सब्सटेंस तो आपने बात कर ली है। सब्सटेंस क्या थी यार? देखो ये आए थे पीडीएम वाले, इनके पास एक 26 पॉइंट एजेंडा था, आपको याद है, सिविलियन सुप्रीमेसी का। कोई एक पॉइंट है जिसको चीर फाड़ कर अपने डस्टबिन में नहीं फेंका? कोई एक पॉइंट? मेरा नहीं ख्याल। हर मोड़ पर आपने सरेंडर किया, और सही है, आप ये आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं, कोई वजह होती है जरा। देखो बात सुनो, हमारा जो 70 से लेके आज तक का जो सिस्टम चल रहा है वो हर दौर में एक आदमी आता है, उसके खौफ के गिर्द रिवॉल्व करता है। मसलन याहिया के जितने भी एक्शन थे वो एक आदमी के खौफ में थे, कौन? मुजीब। जिया के जितने भी एक्शन थे वो एक आदमी के खौफ में थे, कहीं फिर ना आ जाए, भुट्टो। आज जो हैं, जो साहब हैं, वो अगरचे जेल में हैं, लेकिन आप आज की आखिरी दिन के इजलास की भी कार्रवाई देखें, एजेंडा कौन सेट कर रहा है, गुफ्तगू में कौन सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है? वो साहब जो कि वहां नहीं है, जिनका नाम भी। अच्छा, अब ये खौफ क्या क्या गुल खिलाता है? आपने कहा हाइब्रिड 1 हाइब्रिड 2, ठीक है, बिल्कुल सही है, उसी की कंटिन्यूटी है। वो साहब भी इसी तरह थे, और ये सब सब्सटेंस का फर्क नहीं है। हुआ ये है कि इन्होंने कहा कि जी नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम करनी है। उन्होंने कहा जी कर लें, उससे इन्हें जो भी फायदे हुए होंगे आने वालों को। इनके केसेस सिवाय नवाज शरीफ के बाकी फैमिली के केसेस ऑलमोस्ट ठीक हो गए ना। अब बोटी करा, उन्होंने कहा अब हमारी बारी है, हमें क्या देते हैं? तो उन्होंने ये 100 ऑर्डिनेंस में से जो मेजर ऑर्डिनेंस था उसका जी पुलंदा दे दिया कि जी आपको हम ये दे सकते हैं। यानी मुझे नहीं पता कि वो जो कहते हैं ना कि जी हमने मुल्क की सियासत के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी, तो साथ साथ ये भी तो चल रहा है कि यार बैक डोर से एक खबर आती है कि जी फलाने का केस खत्म हो गया। यार कल तक तो एफआईए जान लड़ा रही थी, नैब जो है वो कह रही थी कि तुम्हारी वो कि हम नहीं करते, और आज भी इतनी आसानी से खत्म हो गए। तो उसके बदले क्या क्या दिया गया है हम बार बार बात कर चुके हैं, मजीद बोर नहीं करना चाहता। अच्छा, हुआ ये कि ये जो खौफ इसने, अच्छा फिर सवाल ये है कि एक बंदा अपोलिटिकल जो पॉलिटिकल हुआ वो, और दूसरी तरफ ये जहां दीदा किस्म के लोग, इनके दरमियान जो क्लैश हुआ, वो जो सियासत में कहते हैं ना कि आखिरी खिड़की कभी बंद नहीं होनी चाहिए। पहली बार पाकिस्तान की सियासत में ऐसा हुआ है कि एक बंदा जो प्राइम मिनिस्टर है उसने पूरे टेन्योर में लीडर ऑफ द अपोजिशन से हाथ तक नहीं मिलाया। अब जब पोलराइजेशन ये हो तो पोलराइजेशन गैप पैदा करेगी। जब गैप पैदा करेगी कोई ना कोई आएगा और वो सालसी के चक्कर में अपना भी ज़ाहिर मफाद देखेगा, तो उसकी कीमत पाकिस्तान कह लें कोई भी मुल्क जो है वो अदा कर रहा है। तो ये मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन ये है। अच्छा, अब एक बात ध्यान से सुने, अगर ये रिजीम अगली निगरान हुकूमत मुझे नहीं पता कब तक चलेगी, अगला निशाना 18वीं तरमीम के अंदर तरामीम देख रहा हूं। क्यों देख रहा हूं? 50s में भी ये सूबाई असम्बलियां थी जिनके गले पे छुरी रखवा के 1 यूनिट बनवाया गया था। आप कह सकते हैं यार ये सूबाई असम्बलियों ने या सूबाई हुकूमतों ने अपनी मर्जी से फैसला किया था, यस, लेकिन उसके पीछे देखें क्या था। तो अब जब इतने सारे और ऑर्डिनेंस और कवानीन से मुसल्ला जब एक सिस्टम तैयार हो रहा है, उसमें ये भी हो सकता है बिल्कुल ख्वाहिश रही है 18वीं तरमीम में से कुछ मुज़िर जो चीजें हैं, बाजवा साहब के टाइम पे पूरी इसकी कोशिश वो थी, उसकी सफाई हो सकती है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर गुफ्तगू को हम जारी रखते हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं इस हुकूमत की कारकर्दगी की। वो सब ज़रा मैं दो जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं उसको मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ कि पिछले 1 साल के दौरान जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था ये सैलाब, जिसने हमें क्लाइमेट चेंज की डिबेट में बिल्कुल दुनिया में बिल्कुल फोकस में रख दिया।
मुझे ये नज़र आया कि जो हमारी डिप्लोमेसी थी वो काफ़ी बेहतर थी। जिस तरह के क्राइसिस से हम फेस कर रहे थे इंटरनेशनली, जिस तरह हमने से मोबिलाइज़ किया, सेक्रेटरी जनरल को हम यहाँ पर लेकर आए, जो बीइंग ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिस तरह से हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, मुझे वो नज़र आया। लेकिन साथ ही एक और मिनिस्ट्री है जो जिस पे हम काफ़ी बात करते रहे, जिस पे हमें बहुत तशवीश रही, जो इस गवर्नमेंट को भारी पड़ेगी जब ये इलेक्शन में जाएंगे, वो एक तो है फाइनेंस मिनिस्ट्री, डार साहब की हम बात कर चुके हैं। लेकिन जो दूसरी मिनिस्ट्री है वो लॉ मिनिस्ट्री है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब का जो रोल रहा ये सारी लेजिस्लेशन लाने में, करने में, पुश थ्रू करने में, ये क्योंकि ये इतना उजलत में हुआ है कि पार्लियामेंटेरियंस खुद भी नहीं पढ़ सके। लेकिन ये जिस तरह आप पहले भी कह रहे थे कि इन बिल्स के असरात एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे मिसिंग पर्सनस का मसला हल नहीं हुआ, जहाँ पे इम्प्यूनिटी है, वहाँ पे आप आर्मी एक्ट लेकर आ जाएं, वहाँ पे आप ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लेके आ जाएं, आप बेदरेग इख्तियारात दे दें सिविलियंस को ट्राई करने के। और उसके पीछे जो है जिनसे भी हमारी बात हुई है, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हों, वो लॉ मिनिस्ट्री थी। और लॉ मिनिस्ट्री में उसमें जो कलियदी किरदार रहा वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब का रहा कि वो किससे मशवरा कर रहे थे, किसके कहने पे ये लेजिस्लेशन बना रहे थे, उसको पुश कर रहे थे। तो जब भी अब तो देखें ना, ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये तो अब हमारे जो एकेडमिक्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो तारीखदान हैं, वो देखेंगे कि इस गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स क्या थी और डिज़ास्टर्स क्या थे। लेकिन जब भी डिज़ास्टर्स की मेरा ख्याल है बात होगी तो ये लेजिस्लेशन की और इन वज़ीरों की और ये जो इकोनॉमिस्ट, जो इकोनॉमी के जो इंचार्ज लोग थे, उनका जिक्र बार बार आएगा। हाँ, और ये इनको महंगा भी पड़ेगा अगर कभी इंतखाबात होते हैं, और डिपेंड करता है कि किस तरह के इंतखाबात होते हैं। अगेन गोइंग फॉरवर्ड, वही मैं अभी वसत की बात की तरफ जाना चाह रहा हूँ कि ये हम शायद देखें आने वाले महीनों में कि अगर, और ये आपके लिए इंडिकेशन होगी, इनफैक्ट जो कहते हैं ना कैनेरी इन द कोल्ड माइन, ये आपकी वो होगी कि अगर आप 18वीं तरमीम के ऊपर भी आपने हाथ लगाने की डालने की कोशिश की तो फिर बाहर की क्लियर होगा। अभी भी काफ़ी क्लियर है, लेकिन फिर मज़ीद मेरा ख्याल है क्लियर हो जाएगा कि हम किस सिम्त में चल रहे हैं। लेकिन वो इतना आसान भी नहीं होगा जितना सूबे फाइट करेंगे, सूबे फाइट करेंगे। और स्पेशली जिस तरह कभी हमारा पॉलिटिकल मेकअप है, हमारे यहाँ नेशनल पार्टी उस तरह से कोई है नहीं। जो भी पार्टियां हैं, एक पंजाब में बेस्ड है, दूसरी सिंध में बेस्ड है, तीसरी खैबर पख्तूनख्वा में बेस्ड है। तो सबको ये नज़र आ रहा है कि अब सूबों से अगर ये लिया जाएगा तो नहीं, फिर तो देखो एक बहुत मैसिव फाइट बैक आपको देखने आई होप के देखने को मिलेगा। कोई गारंटी किसी चीज, ये ख्वाहिश तो है, ख्वाहिश तो हमेशा है सर, ख्वाहिश तो जब से ये 18वीं तरमीम पास हुई है उस वक्त से ख्वाहिश। कोई पार्टी ऐसी नजर आ रही है जिसके बारे में आप बेट कर सकेंगे यार हो सकता है ये फाइट बैक करे, जिस तरह कमर तोड़ी गई है? कोई एक पार्टी अकेले तो नहीं कर सकती है। इनको माहौल बनाना पड़ेगा, इनको मिनिमम कॉमन एजेंडा अग्री करना पड़ेगा। मतलब मेरे हिसाब से ये अच्छी बात है कि दूसरे को डिमोनलाइज करने से तो फुर्सत मिले ना। नहीं, मतलब एक्सेप्ट फॉर दैट वन पार्टी, बाकी सारी पार्टियां जो हैं, मतलब देखें ना, ये बार बार जो हम कहते हैं कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वाली स्पिरिट अगर हमें नज़र आना शुरू हो, मिनिमम कॉमन एजेंडा हमें नज़र आना शुरू हो, देखिए उसको भी गाली बना दिया गया ना कि ये लोग आपस में मिले हुए हैं, ये बारियां ले रहे हैं। लेकिन मिनिमम कॉमन एजेंडा पे तो आपको अग्री किए बगैर कोई चारा नहीं है। ये तो देखें जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ है, हाँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और उसके बाद उससे पहले भी इनफैक्ट, तो ये तो बहुत लोग चिल्ला चिल्ला के कहते थे ना कि यार आप सब बैठकर एक मिनिमम कॉमन एजेंडा बनाएं। मिनिमम कॉमन एजेंडा का ये मतलब नहीं है कि मुझे तुम्हारे से प्यार हो गया, राइट? ये इसका नहीं है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके घर में कराऊंगा, ऐसा नहीं है। इट इज़ बेसिक वर्किंग रिलेशनशिप। लेकिन जब आप इसको जिंदगी और मौत का खेल बना दें यार, प्रैक्टिकली तो मिनिमम कॉमन एजेंडा ये है कि क्या मेरा बेटा या बेटी आगे आएंगे या नहीं। वेल यस, दिस इज मिनिमम। यस, आई मीन ये तो अब देखिए ना, वो जो टोन डेफ काफी स्टेटमेंट भी जो थी कि मेरे लिए और मेरे मरियम के लिए आप क्या, बट बुसत आल्सो एबिलिटी टू शेयर पावर। मैं हर वक्त बोलूं कि नहीं सब कुछ मुझे शेयर पावर विद होम। पहले तो आप पॉलिटिकल स्पेस में पावर शेयर करना सीखें ना, फिर आप अगलों से भी बात करेंगे कि भाई अब आहिस्ता देखो। लेकिन पता है मसला क्या है ना यार, देखिए हमारे यहाँ जो सारी जो डिबेट होती है ना, वो ऐसे है कि जैसे कि एक बॉक्सिंग मैच है, ठीक है, वो सब आपका और मेरा एक बॉक्सिंग मैच है, हाँ, लेकिन आपके दोनों हाथ पीछे बंधे हुए हैं। मैं आप पे पंच मारता जा रहा हूँ, मारता जा रहा हूँ, मारता जा रहा हूँ, और क्राउड और रेफरी कुछ नहीं कह रहा, और क्राउड कहती है यार तुम क्यों नहीं इसको मारते, हालांकि क्राउड भी देख रहा है कि दोनों हाथ पीछे बंधे हुए।
तो बहरहाल अभी ये रिपोर्ट आ गई कि समरी पे दस्तखत हो चुके हैं आज रात को, मुबारक हो, शुआरे बाटी है। अब कल जो है निगरानों का देखते हैं कि ऐलान होता है या नहीं। आपसे मुलाकात कल ही होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, शब बखैर।